इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता जी, जो कि 2009 से, बल्कि 8 से कहें तो बेहतर है, यहाँ बहुत एक्टिव हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, डायनामिक हैं। बहुत तरह की इन्होंने यहाँ आकर के सपने देखे, लोगों के भले के लिए, पेशेंट्स की मदद के लिए, पेशेंट का जीवन क्वालिटी का हो, उसमें गुणवत्ता हो, उसके लिए, और नई नई चीज़ें सीखी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किडनी के आज 5 से 7 करोड़ लोग, यहाँ तक ऐसी चर्चा है कि 5 से 7 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हैं और लाखों लोग ट्रांसप्लांट के इंतज़ार में हैं। तो ट्रांसप्लांट की क्या क्या तकनीक हमारे यहाँ अवेलेबल है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ आज। और डॉक्टर अनूप जी ने बहुत ही सहृदयता दिखाते हुए कम्युनिटी एजुकेशन के लिए इन्होंने अपना कीमती समय दिया है। और मैं यहाँ ये विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि आप यानी डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता जी हमेशा देश को अपग्रेड करने के लिए, नई जानकारी देने के लिए, जागृत करने के लिए, गुणवत्ता बताने के लिए हमेशा मीडिया के लिए अवेलेबल रहते हैं। ये इनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही शानदार पहलू है, जिससे कि आने वाले को जानकारी देने में इन्हें कोई हिचक नहीं है, सब कुछ ओपन है, ट्रांसप्लांट है और प्रधानमंत्री जी के विज़न से बहुत गाइडेड है। और जो वो ड्रीम करते हैं, ये उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सुनते ही तत्पर हो जाते हैं। 1.5 साल पुरानी बात भी याद है कि उन्होंने मन की बात में ये कहा था। तो ऐसे ऊर्जावान डॉक्टर अनूप गुप्ता जी का मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, समय वेस्ट ना करती हूँ, मैं सीधे इस बात पे आती हूँ कि जो 3 टेक्निक है, या तो ओपन कराएं, या लेप्रोस्कोपिक कराएं, या रोबोटिक कराएं। तो पहले तो आप तीनों का अंतर बता दीजिए, और समय और कितनी कीमत इसमें इन्वॉल्व है, और कौन सी तकनीक का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये आप बता दीजिए। देखिए, यूरोलॉजी की जो डिजीज़ होती है उसमें शुरू से ही, आदिकाल से ही ओपन सर्जरी होती आई है, जिसमें बड़ा चीरा लगा के, चाहे कैंसर की हम बात कर लें या बिनाइन कंडीशन की बात करें। अगर हम पहले कैंसर की बात करते हैं तो बड़ा बड़ा इंसिजन लगा के और उसमें फिर सर्जरी हम करते थे। तो पेशेंट को एक तो पेन बड़ा होता था, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ब्लड लॉस ज़्यादा होता था, उसके अलावा रिकवरी में बहुत टाइम लगता था। और तो और क्योंकि ओपन में हमारे पास वो विज़न नहीं होता है, मैग्नीफिकेशन नहीं होता है, तो रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते थे। और इसीलिए कई पेशेंट डर के मारे सर्जरी नहीं कराते थे। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो पहले ओपन प्रोस्टेक्टमी होता था, तो उसमें पेशेंट को लगता था कि अगर मैंने सर्जरी कराई तो कई महीनों सालों तक तो मेरे को पेशाब लीक करता रहेगा, मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, इसलिए वो सर्जरी कराने जाते ही नहीं थे। उसके बाद लैप्रोस्कोपी आया। लैप्रोस्कोपी में हम लोग की होल सर्जरी करते हैं, यानी छोटे छोटे इंसिजन लगाते हैं की होल वाले, उसके थ्रू पोर्ट डालते हैं और फिर एक लैप्रोस्कोप से हम उसकी सर्जरी करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जी। इसमें पद्धति बड़ी एडवांस्ड मानी जाती है, क्योंकि इसमें आपको लंबा चीरा लगाना नहीं पड़ता है, पेशेंट का ब्लड लॉस बिल्कुल कम हो जाता है, रिकवरी फास्ट हो जाती है और उसके आउटकम से अच्छे हो जाते हैं। तो ये लैप्रोस्कोपी एक दौर आया और सारी डिजीज़ लैप्रोस्कोपी से ट्रीटमेंट शुरू हो गया। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां थी जहां पर लैप्रोस्कोपी के लिमिटेशन देखे गए, स्पेशली कैंसर्स में देखा गया, किडनी ट्रांसप्लांट में देखा गया कि वहां पर रोबोटिक्स की एक ज़रूरत महसूस की गई, क्योंकि रोबोटिक एक जब से 2004 से पूरे वर्ल्ड में आया है, जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ, तब ये देखा गया कि जो स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर था उस समय बड़ा डिफ़िकल्ट था ट्रीटमेंट करना, क्योंकि पेशेंट बड़े ही जो है डरे हुए थे और वो ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आ रहे थे। जब से रोबोटिक इस वर्ल्ड में आया है तब से आउटकम अच्छा हो गया प्रोस्टेट कैंसर का। और अब हम
करते तो की होल से इस लैप्रोस्कोपी में करते हैं, बट इसमें 2-3 चीज़ें के बड़े एडवांटेज हैं। नंबर 1, 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है जो विज़न हम देखते हैं। नंबर 2, इसमें 3 डायमेंशनल विज़न है, यानी कि हमें डेप्थ परसेप्शन दिखता है। नंबर 3, हमारी सूचरिंग बड़ी प्रिसाइज हो जाती है, कोई इसमें ट्रेमर नहीं होता है। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की तरह काम करता है और 360 डिग्री ऑफ मूवमेंट हम उसमें कर सकते हैं, जैसे कि हैंड होता है, इसको बोलते हैं एंडोरिस्ट। इसके वजह से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरी सूक्ष्म तरीके से बिना ब्लड लॉस के कर सकते हैं, फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो अब इसके एडवांटेज आप देखिए, जब से रोबोटिक्स आया है, सफदरजंग की हम बात करते हैं, हमने 3 साल पहले चालू किया। पहले हम एक दिन में 2 सर्जरी कर सकते थे लैप्रोस्कोपी से, रोबोटिक्स से हम 4 सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट को ब्लड लॉस की बिल्कुल कम हो जाता है, ब्लड लॉस की ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसलिए हमें पेशेंट को ब्लड डोनेशन कराने के लिए भी बहुत कम कहना पड़ता है, उनका पेन बहुत कम हो जाता है। नंबर 4, जो एडवांस्ड कैंसर हैं, बहुत लोकली एडवांस्ड कैंसर जो बड़े हुए स्टेज में आते हैं, उनको भी हम सूक्ष्म तरीके से देख सकते हैं रोबोटिक के माध्यम से और उसको निकाल सकते हैं। पहले ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी करना बड़ा मुश्किल होता था, अब उसमें कोई मुश्किल नहीं होता है, बड़े आराम से हम एडवांस्ड केस, बड़े हुए केसेस भी, बहुत बड़े ट्यूमर्स भी हम निकाल देते हैं। और नंबर 4 जो इम्पॉर्टेंट है कि रिकवरी इतनी फास्ट हो गई है पेशेंट की, आज हमने ऑपरेट किया, 2 दिन में पेशेंट घर जाता है, चौथे दिन 5वें दिन तक पेशेंट वापस ऑफिस चला जाता है। और अगर हम प्रोस्टेट की फिर से बात करें, कैंसर की, पेशेंट को डर लगता था कि मेरा पेशाब लीक करता रहता है, हमने कैथेटर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में निकाला और पेशेंट जो है 1 महीने से कम टाइम में ही बिल्कुल टोटली नॉर्मल हो जाता है, कोई पेशाब लीक नहीं करता है और कैंसर भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये सब फ़ायदे देखते हुए इस समय रोबोटिक्स जो है एक बहुत ही बून हो गया है पेशेंट्स के लिए, और ये भारत सरकार ने भी इसको ज़रूरत को माना, इसलिए भारत सरकार ने अप्रूवल दिया सफदरजंग अस्पताल को 4 साल पहले, और हमने 3 साल पहले इसको चालू किया। जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए, इन्होंने इनॉग्रेट किया, और इस समय मोटो यही था कि जितने हमारे गरीब पेशेंट्स हैं सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हम दें और वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टाइज, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग रोबोटिक्स की एम्स में हुई पहले, बेसिक ट्रेनिंग, और फिर एडवांस ट्रेनिंग के लिए मैं 2 साल के लिए अमेरिका गया। वहाँ का सबसे वर्ल्ड का बेस्ट सेंटर है ग्लोबल रोबोटिक इंस्टीट्यूट, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग किया और फिर मैं वापस आया। तो मेरे मन में यही था कि मैं इस ट्रेनिंग को कैसे पेशेंट केयर में लगाऊँ, इसलिए मैंने सफदरजंग में कोशिश की कि यहाँ पर हम रोबोटिक्स चालू कर पाएँ और रोबोटिक्स को चालू किया। इस समय हमारे यहाँ रोबोटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे बिनाइन पेशेंट हो, और किडनी के कोई भी बीमारी हो, उसमें हम ट्रांसप्लांट भी उसमें रोबोटिक्स से कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। प्राइवेट में आप जाते हैं तो 4 से 5 लाख का खर्चा आता है, इसलिए कोई गरीब मरीज़ तो रोबोटिक्स की सुविधा ले ही नहीं सकता है प्राइवेट में। तो यही सोचते हुए सरकार ने इसको यहाँ चालू किया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला अस्पताल है जहाँ पर रोबोटिक्स सरकार ने लगाया है। तो ये तो एक फ़ायदा हुआ कि पैसा नहीं लगता है पेशेंट को, जो गरीब मरीज है वो यहाँ से जल्दी ठीक होके जाता है। बड़े दूर दूर इस इलाके से हमारे पास पेशेंट रेफर होके आते हैं, चाहे वो नॉर्थन इंडिया है, चाहे साउदर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया है, कहीं से भी पेशेंट हमारे पास, क्योंकि इससे टर्शरी केयर हॉस्पिटल है हमारा, और सारे रेफर होके मेरे पास आते हैं, स्पेशली कैंसर के और किडनी ट्रांसप्लांट के ये पेशेंट आते हैं। और यहाँ से जब ठीक होके जाते हैं तो हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है कि जो एक सपना था, जैसे अभी आपने बताया प्रधानमंत्री जी का सपना था और अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर का सपना है, वो सपना पूरा हो रहा है। और आने वाले समय में हम इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाले हैं फॉर रोबोटिक ट्रेनिंग, जिसके लिए प्रक्रिया चालू कर रहे हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑलरेडी इस पर काम करने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि सारे सरकारी अस्पतालों में ट्रेनिंग बड़ी इजी हो जाएगी और लोगों को ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये रोबोटिक कैसे काम करता है, थोड़ा ये बताइए। रोबोटिक जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको मास्टर स्लेव सिस्टम बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर एक कंसोल होता है जिसमें सर्जन बैठता है, उसके अंदर 2 लीवर होते हैं, हम उसको लीवर को मूव करते हैं तो वो ट्रांसमिट होके मूवमेंट्स होते, उसे मूवमेंट ट्रांसमिट होके एक दूसरा कार्ट होता है उसका रोबोटिक का, जिसके अंदर 4 आर्म होते हैं, वो आर्म हम पेशेंट के अंदर डॉक कर देते हैं। तो जब मैं यहाँ बैठ के मूव कर रहा हूँ अपने 2 लीवर दूर, कम से कम मैं 4-5 मीटर दूर बैठ सकता हूँ, वहाँ पर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो वो मूवमेंट्स पेशेंट की बॉडी में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको मास्टर स्लेव सिस्टम बोलते हैं। ये रोबोट सर्जरी नहीं कर रहा है, सर्जरी तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम इसको गाइड कर रहे हैं सर्जरी को थ्रू आवर मूवमेंट्स। तो इससे क्या होता है कि बड़ा सूक्ष्म तरीके से हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, बड़ा अच्छा डिसेक्शन होता है, बड़ी अच्छी सूचरिंग होती है, और जो विज़न होता है जैसे मैंने बताया 3 डायमेंशनल विज़न और 10 3D क्या है डॉक्टर साहब? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, यानी जब हम एक सपोज एक चीज़ को देख रहे हैं, जब मैं अपनी दोनों आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे इसका डेप्थ पता लगता है कि ये कहाँ पर है। अगर मैं इसको एक आंख से देखूंगा तो मुझे इसका डेप्थ पता नहीं लगेगा कि किस 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, x, y, z। z होता है डेप्थ,
तो डेप्थ हमें पता लगता है अगर हम दोनों आंखों से देखते हैं। ओपन सर्जरी में आप 3 डायमेंशनल देख सकते हैं, लेकिन वहाँ विज़न लिमिटेड होती है। लैप्रोस्कोपी में भी 2D ज़्यादा होता है। मैंने बताया हमने 3D शुरू किया था, 3D में भी आप 3 डायमेंशनल देख सकते हैं। रोबोटिक्स में एक बिल्कुल ही अलग अनुभव होता है कि आपको उसका डेप्थ परसेप्शन अच्छा दिखता है, जिससे सर्जरी करना आसान हो जाता है। कितना समय लगता है डॉक्टर साहब एक सर्जरी में रोबोटिक्स के द्वारा? रोबोटिक की सर्जरी जो होती है डिपेंड करता है केस टू केस। अगर हम किडनी का कैंसर निकाल रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे में निकल जाता है। अगर प्रोस्टेट कैंसर निकाल रहे हैं तो 2 से 2.5 घंटे में निकल जाता है। अगर ब्लैडर कैंसर निकाल रहे हैं तो वो भी 2 से 2.5 घंटे में निकल जाता है। इसी तरह से किडनी ट्रांसप्लांट अगर कर रहे हैं तो वो भी 1 से 2 घंटे में हो जाता है। तो इस तरह के हर एक प्रोसीजर के हिसाब से टाइम अलग लगता है, लेकिन सभी केसेस में एडवांटेज सेम मिलते हैं। डॉक्टर साहब, ये किडनी जो है इसमें कहाँ कहाँ कैंसर हो जाता है और किस तरह का कैंसर होता है? किडनी जो कैंसर होता है 2 प्रकार के हम कह सकते हैं। एक जो पैरेन्काइमा में होता है, उसको हम RCC बोलते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा। दूसरा होता है जो पेल्विक कैल्शियल सिस्टम में होता है, उसको हम बोलते हैं अपर ट्रैक्ट यूरिथ्रोसियल कार्सिनोमा। दोनों तरह के कैंसर में सर्जरी पॉसिबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग होती है। जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, पेशेंट को ब्लड आ सकता है यूरिन के अंदर, पेन हो सकता है और कई बार एक लंप फील होता है यहाँ पर। जो दूसरे तरह का कैंसर है अपर ट्रैक्ट यूरिथ्रोसियल कैंसर, उसमें पेन हो सकता है लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो इस तरह के 2 तरह के कैंसर हैं, लेकिन दोनों का इलाज जो है आप रोबोट से कर सकते हैं और पेशेंट को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो फीमेल है और मेल है, दोनों में सेम कैंसर हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, फीमेल्स में किडनी कैंसर हो सकता है, ब्लडर कैंसर हो सकता है, क्योंकि फीमेल में प्रोस्टेट नहीं होता है, तो इसलिए फीमेल में प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकता है, बट बाकी 2 कैंसर उसमें हो सकते हैं। तो इसलिए फीमेल्स भी उतने ही अफेक्टेड होते हैं जितने मेल होते हैं। इसलिए महिलाओं का भी हम इलाज कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और महिलाओं को भी इसका फ़ायदा मिल रहा है। सिंस इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपके यहाँ रश तो बहुत रहता होगा? आप देखेंगे जब भी कोई टर्शियरी कैंसर हॉस्पिटल खुलता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि भाई जो गंभीर मरीज़ हैं वो वहाँ पर आएँ, उनको उसका सुविधा मिले। एंड हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास रश बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हमारा हो गया, एम्स का हो गया, सभी जगह रश रहता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रायोरिटी बिल्कुल फिक्स है कि जो पेशेंट जिसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसको हम पहले ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमारी लिस्ट भी जो है 1 साल से 2 साल तक चली जाती है वेटिंग लिस्ट, क्योंकि हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि अपने OT टाइम बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ OTs बढ़ाए जाएँ। फिर भी अभी भी हमारे पास जो है वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारे 3 OT चल रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से हमारा अगर 5 OT चल जाएँ तो हमारी वेटिंग लिस्ट 3 महीने तक आ सकती है। तो वो इस पर भी काम चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री हमें पूरा इसमें सहयोग दे रही है, और हम बहुत जल्दी ही वो भी लक्ष्य हासिल कर लेंगे। डॉक्टर साहब, कितने OT और कितनी रोबोटिक मशीनें आपके पास हैं? देखिए, रोबोटिक मशीन क्योंकि बहुत कॉस्टली आती है, इसलिए हर अस्पताल में नॉर्मली एक ही होती है, तो हमारे यहाँ भी एक ही है जो हमारे डिपार्टमेंट में लगी हुई है। अभी हमारे पास सरकार ने जब ब्लॉक बनाए थे तो 5 OT बनाए थे यूरोलॉजी के लिए डेडिकेटेड, जिसमें 2 ट्रांसप्लांट के लिए थे, 2 जनरल यूरोलॉजी के लिए, तो 1 रोबोटिक के लिए था। अभी हमारे 3 OT चल रहे हैं। अभी हमारे 2 OT बंद हैं, और अभी वो प्रयास चल रहा है भारत सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि हम 5 OT चला पाएँ। जिस दिन ये 5 OT चल जाएंगे तो आपकी वेटिंग लिस्ट हमारी 1.5-2 साल से 3 महीने पे आ जाएगी, जो कि हमारा एक सपना है जो पूरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आज करंट में कितने ऑपरेशंस रोज़ होते हैं और कितने डॉक्टर्स करते हैं? 3 OT हैं तो कितने ऑपरेशंस रोज़? देखिए, हर एक OT में 4 से 5 केस रोज़ हो रहे हैं, तो टोटल मान के चलिए 3 OT में आपके 10 से 15 केस हो रहे हैं। ये तो मेजर केस हो गए, और माइनर केस हमारे रोज़ कम से कम 40 से 50 होते हैं। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि रोज़ हमारे यहाँ 60 से 65-70 केसेस हम कर रहे हैं, मेजर माइनर मिला के, 6 डेज़ अ वीक। जो भी कोई वर्किंग डे होता है हमारे यहाँ वो काम हो रहा होता है। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि हम अगर टाइम बढ़ा पाएँ OT का, या नंबर OT बढ़ा पाएँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हमेशा रेडी हैं काम करने के लिए, ताकि पेशेंट का भला होता रहे, पेशेंट को वेट ना करना पड़े और पेशेंट की वेटिंग कम हो जाए। इसी की तरफ सभी लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके असिस्टेंट या आपके कुलीग्स यूरोलॉजिस्ट कितने यहाँ अवेलेबल हैं? क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ टोटल 12 फैकल्टी, जो कि कंट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है जी। और हमारे यहाँ पर टोटल बेड जो हैं 40 बेड्स हैं, और 20 ICU, तो टोटल 60 बेड्स हैं हमारे पास यहाँ पेशेंट्स के लिए। और जैसा मैंने बताया कि हमारे 5 OT हैं डेडिकेटेड हैं, बट 3 अभी हम चालू कर रहे हैं। हमारी OPDs में भी बहुत रश रहता है, क्योंकि हमारा डेडिकेटेड OPD डिपार्टमेंट है, और एक रोज़ में हम 500-600 मरीज़ रोज़ देखते हैं डेली। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा टर्शियरी रेफरल सेंटर है, तो लोड ज़्यादा रहता है, बट
हमारे मैन पावर हमारे पास उपयुक्त है, हमें सिर्फ थोड़ी और हेल्प अगर मिल जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन से तो डेफिनेटली हम इस वेटिंग को कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में रोबोटिक्स से अच्छा कुछ नहीं है, दो इट इज़ कॉस्टली। या आप यहाँ जो 10-15 ऑपरेशन करते हैं वो सभी तरह के करते हैं, लेप्रोस्कोपिक भी करते हैं, ओपन भी करते हैं डॉक्टर साहब? देखिए आजकल इंडिकेशंस हैं क्योंकि सभी केस आप रोबोट से नहीं कर सकते हैं। कुछ केसेस में आपको एंडोस्कोपी से करना पड़ता है, यानी कि दूरबीन के द्वारा करना पड़ता है, जैसे TRP, TRBT, RIRS। एज पर केस। हाँ, तो केस टू केस आपका अलग वेरी करता है, तो इसलिए सभी पद्धतियों की अपनी अपनी जगह है। ओपन की भी जगह है। ओपन ऐसा केस होता है जिसमें आपका लेप्रोस्कोपी रोबोट हो ही नहीं सकता है, ऐसे भी बहुत रेयर होते हैं, बट होते हैं। 100 में से 2 या 4 ऐसे केस आएंगे जिसमें आपको ओपन करना पड़ेगा, बट ज़्यादातर केस अदरवाइज रोबोटिक्स से हो जाते हैं। बट जो पथरी के केस होते हैं और जो एंडोस्कोपी से हमें करना पड़ता है वो हमें एंडोस्कोपी से करना पड़ता है, उसमें रोबोटिक नहीं कर सकते हैं। तो हर एक के इंडिकेशंस हैं और रोबोटिक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा हमारे पास एडवांटेज आ गया है, जिसकी वजह से अब हम बहुत से ज़्यादा हमारे गरीब भाई बहन हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं और दूसरी यूरोलॉजी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा हम लगातार दे रहे हैं। 3 साल हो चुका है, अभी हमने 300 से ज़्यादा केस रोबोटिक के कर लिए हैं और ये आगे बढ़ते ही जाने वाले हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है हम और अच्छा प्रयास करेंगे, ज़्यादा पेशेंट को ऑपरेट करें और ज़्यादा लोग को उसका फ़ायदा दे पाएँ। डॉक्टर साहब आप इतनी जगह होके आए, अमेरिका होके आए, यहाँ भी ट्रेनिंग की, एम्स में की, तो अब आप अपने को क्या समझते हैं? आप ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट समझते हैं या क्या समझते हैं? आप क्या मानते हैं, आपको कैसे जाना जाए? नहीं, देखिए मेरी जो स्पेशलाइजेशन इसमें मेरी ट्रेनिंग हुई है वो है यूरो ऑन्कोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। मेरी 2 चीज़ में स्पेशलिटी जो मेरी ट्रेनिंग है वो इन्हीं 2 में है। और यूरो ऑन्कोलॉजी में भी लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक्स हमारी इसी में दोनों में सुपर स्पेशलाइजेशन हुई है, जिसके लिए मैं प्रॉक्टर हूँ, मेंटर हूँ पूरे कंट्री में, और इंटरनेशनल लेवल पे भी मेरे को बुलाया जाता है जहाँ पर मुझे मेंटरिंग करनी होती है यंग डॉक्टर्स की, तो मैं उनको सिखाता हूँ लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक्स। तो इसलिए आजकल ज़माना है कि आपको सब स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि आप जनरल डॉक्टर होकर काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे लाइफ में मैंने पिछले 15 सालों में अपने फील्ड जिसमें स्पेशलाइजेशन की है वो यूरो ऑन्कोलॉजी है, लैब रोबोटिक्स है जिसको हम इसका पार्ट बोलते हैं, और किडनी ट्रांसप्लांट है। तो ये 2 चीज़ें के रूप में हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जिसके लिए मेरे पास दुनिया भर से लोग रेफ़र होके आते हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हम और इसमें बेहतर करेंगे, कुछ नया इनोवेशन करेंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, कोई नई टेक्निक दिखाएंगे, जिससे कि पेशेंट आउटकम बेटर होते जाएँ। यही मेरा एक मेन एम है कि पेशेंट आउटकम्स को कैसे इंप्रूव करना है, चाहे टेक्नोलॉजी नहीं लाएँ या टेक्निक नहीं लाएँ, दोनों में से एक चीज़ हमें नया लाना पड़ेगा, तभी आउटकम अच्छे हो सकते हैं। डॉक्टर साहब जो दूसरे सर्जन्स हैं जिन्होंने रोबोटिक्स नहीं किया है और वो अगर सीखना चाहें या लेप्रोस्कोपी भी नहीं किया है वो सीखना चाहें, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? बिल्कुल, देखिए ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार भी बहुत जोर दे रही है और हमें भी लगता है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग करने के लिए अमेरिका जाना पड़ा 2 साल। मैं चाहता नहीं कि क्यों हमारे देश के डॉक्टर बाहर जाएं ट्रेनिंग करने, तो इसीलिए उसको पहल को करने के लिए ही हम अभी एक प्रपोजल चालू करने वाले हैं, जिसमें हम इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाले हैं फॉर रोबोटिक ट्रेनिंग एंड लैप्रोस्कोपिक ट्रेनिंग। और ये प्रक्रिया चालू बहुत जल्दी हो रही है और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑलरेडी हमें सपोर्ट कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें बहुत जल्दी वो परमिशन मिल जाएगी। फिर हम इस सेंटर से ही कई लोगों को ट्रेन कर पाएंगे एज़ पर द मिनिस्ट्री गाइडलाइन। जहाँ तक उसके पहले की बात है, हम ऑलरेडी ट्रेन तो कर ही रहे हैं। जैसे मैंने बताया, वेबकास्ट हम 4 साल से कर रहे हैं, जो मैंने कई हज़ारों डॉक्टर्स को उससे ट्रेन किया है। इसके अलावा भी हम अपनी सोसाइटी, क्योंकि मैं यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया नॉर्थ जोन का सेक्रेटरी भी हूँ, और जो हमारी नेशनल सोसाइटी उसमें भी हम बड़े एक्टिव रहते हैं ट्रेनिंग में। हमारा एक इंडियन स्कूल ऑफ यूरोलॉजी करके एक सेक्शन है सोसाइटी का, उसमें मैं रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक मेंटर भी हूँ, जो मैं लोगों को वहाँ सिखाता हूँ। तो उसमें भी हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की ट्रेनिंग जो है बहुत आसान हो जाएगी और लोगों को हम ट्रेन कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि दूर दराज के जो हमारे डॉक्टर बैठे हैं देश में, वो ट्रेन हो पाएँ, ताकि उनको मरीजों को हमारे पास ना आना पड़े, वहीं पर हम उनको ऑपरेट करवा दें और पेशेंट को फिर इतना दूर ट्रैवल ला के ना आना पड़े। डॉक्टर साहब, जो आपका ये नॉर्थ चैप्टर है यूरोलॉजिकल सोसाइटी का, इसमें वो लोग भी हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं?
देखिए हमारी सोसाइटी में सभी तरह के डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी हैं। क्योंकि ये सोसाइटी हमारी स्पेशलाइज यूरोलॉजी डॉक्टर्स की है जी। और इसमें हम लोग निरंतर ये प्रयास करते हैं कि कैसे एक दूसरे की ट्रेनिंग इम्प्रूव करें। हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, पैनल डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे की नॉलेज को हम इम्प्रूव करते रहते हैं। अल्टीमेटली हमारा आउटकम यही होता है कि पेशेंट केयर कैसे इम्प्रूव करना है। इसके लिए हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लाते हैं। हमारी हर सोसाइटी में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है। अमेरिका, यूके, यूरोप और कंट्रीज़ से मल्टीपल कोलैबोरेशन हम करते हैं और उनके साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और इससे हम वो भी सीखते हैं और हम भी सीखते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक इतना बड़ा क्या कहते हैं वो बनाया, अपना स्थान बनाया, एक माइलस्टोन आपने क्रिएट किया कि 4 वर्षों में आपने 100 रोबोटिक सर्जरी की और 120 कंट्रीज़ के लोगों को आपने अपग्रेड किया। देखिए ये एक डेफिनेटली हमने ये जो स्टार्ट किया था लाइव वेबकास्ट 4 साल पहले, और उस समय जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने शुरू में 3D लैप्रोस्कोपी दिखाया कि उस समय भी देश में ज़्यादा लाइव सर्जरीज होती नहीं थी, उसका टेलीकास्ट नहीं होता था। हमारे जो यंगस्टर्स थे वो चाह रहे थे कैसे सीखें, कैसे वो जाके कहाँ से सेंटर में जाके सीखें, कैसे लाइव सर्जरी देखें, क्योंकि हर कोई अलाउ नहीं करता था उनको अपने सेंटर में आके देखना। तो इसलिए जब भारत सरकार ने ये स्टार्ट किया कि ऑनलाइन एजुकेशन ई हेल्थ प्रोग्राम, तो हमने कहा हम इसमें जुड़ते हैं और रोबोटिक्स और लैप्रोस्कोपी का इंचार्ज हमें बनाया गया। तो हमने कहा हम इसमें सर्जरी दिखाएंगे। तो जब ये स्टार्ट हुआ तब से हमारे पास इतने सारे पॉजिटिव फीडबैक आए सभी यंगस्टर्स ने, और जो इवन हमारे जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी बड़ा उसको प्रेज़ किया। उन्होंने बोला आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए, मिनिस्ट्री से बड़ा अच्छा अप्रेजल मिला हमको। तो फिर हमने इसको कंटिन्यू रखा और 4 साल में अब हमने 100, अभी लास्ट हमने 102 वाली 100 सेकेंड करी है। तो ये एक तरह का विश्व रिकॉर्ड है जैसे मैंने बताया। लेकिन हम रिकॉर्ड्स के लिए काम नहीं करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि जो हम जिस पर्पस के लिए काम करें वो पूरा होना चाहिए और वो पर्पस पूरा हो रहा है। क्योंकि अब मैंने बताया 15,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स सीख चुके हैं, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि 15,000 डॉक्टर्स को ट्रेन करना बहुत छोटा काम नहीं होता है, क्योंकि इतने दूर दूर से डॉक्टर्स देख रहे हैं, सीख रहे हैं और इसको हम आगे और बढ़ाने वाले हैं। बाहर के लोग भी सीख रहे हैं, बाहर के कंट्रीज भी 20 कंट्रीज इससे सीख रही हैं। इंडिया तो सीख ही रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि भारत की शक्ति उनको दिख रही है कि भारत इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दूसरी कंट्री को सिखा रहा है। इसमें भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए भारत का नाम हो रहा है कि भारत में टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से भारत दूसरों को ट्रेन कर सकता है। तो मुझे लगता है ये एक विश्व शक्ति भारत डेफिनेटली बनेगा कुछ सालों के बाद, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। ना सिर्फ मेडिकल फील्ड में बल्कि और फील्ड्स में भी भारत इस समय टॉप पर जाने वाला है। डॉक्टर साहब, जब आपने 2009 में ये सब ड्रीम किया तब तो आप काफ़ी यंग थे, 9 से अभी 21 हो गया, 11-12 साल पहले। तो अब आपका क्या ड्रीम है? व्हाट यू ड्रीम फॉर द कंट्री, फॉर यूरोलॉजी, फॉर दिस काइंड ऑफ सेटअप्स अवेलेबल इन द कंट्री, और जो रेजिडेंट्स आपके नए हैं इन सब के लिए क्या आपके मन में ड्रीम है? मेरा आने वाले सालों में मेरी ये एक प्रयास रहेगा कि क्योंकि अभी हम रोबोटिक्स से यूज़ कर रहे हैं, अभी हम बाहर से इसको मंगवाते हैं क्योंकि अभी तक ये एक ही कंपनी बना रही है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए इसको पेटेंटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब कुछ और कंपनी आ गई बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम ये चाहते हैं आत्मनिर्भर इंडिया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया मेक इन इंडिया, वो कैंपेन के अंतर्गत हम जितने कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट यूरोलॉजी के बन रहे हैं बाहर, वो हम इंडिया में बना पाएँ। इससे हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, हमारे लोगों को जो रोज़गार मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जब हम इसरो में बैठकर अपने सैटेलाइट्स चांद और वहाँ मार्स तक पहुँचा सकते हैं, तो हम रोबोट क्यों नहीं बना सकते हैं, हम लेज़र क्यों नहीं बना सकते हैं। तो मेरा आने वाले समय में ये प्रयास जरूर रहेगा कि किसी तरह से हम मेक इन इंडिया के इस तरह के इक्विपमेंट्स बनाएं और हमारा पैसा बाहर विदेशों में ना जा सके, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हमारा पैसा हमारे देश में रहे, और वो कॉस्टली भी नहीं होगा, बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमने सैटेलाइट बनाए इसरो ने, वो बाकी कॉस्ट से 1/20 कॉस्ट था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत में एक दिन वो बनेगा रोबोट, तब हमारे घर घर में छोटे छोटे सेंटर में भी रोबोट लग पाएगा। और उसका मेन उद्देश्य है कि पेशेंट को फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि अभी पेशेंट सभी को नहीं मिल सकता है क्योंकि इतना कॉस्टली है। सभी सरकारी अस्पताल अभी इसका कॉस्ट अराउंड 18 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में पड़ता है एक इंस्ट्रूमेंट का, 19-20 करोड़। हाँ जी। तो देश में कितनी जगह अवेलेबल डॉक्टर साहब? अभी इस समय पूरे भारत में 70 से 80 रोबोट लगे हैं सिर्फ पूरे भारतवर्ष में, और अगर गवर्नमेंट की बात करी जाए तो 8 या 9 सेंटर में ही लगा है। क्योंकि कॉस्टली है तो हर जगह लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब बड़े ब्रांड्स ने लगाया, क्योंकि ये वहीं लगा सकते हैं अभी जहाँ पर आपका क्वालिटी वर्क हो रहा है, जहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए सरकार भी धीरे करके इसको अप्रूवल देके और जगह लगा रही है। बट मुझे लगता है अगर मेक इन इंडिया हमारा शुरू हो जाए
और मुझे पता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मेक इन इंडिया ही आगे के लिए हमारा सपना है। अगर हम उसमें इसको बना पाएंगे तो मेरे को कोई इसमें डाउट नहीं है कि घर घर में, छोटे छोटे सेंटर में, नर्सिंग होम में ये लग पाएगा और फिर सभी को उसका फ़ायदा मिल पाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कि जो रोबोटिक्स है, और जैसे कि आपने कहा 9-10 जगह ही है, और आप आत्मनिर्भरता की भी बात कर रहे हैं, और 10 वर्ष में आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ किडनी में ब्रेक थ्रू हो जाएगा, आर्टिफिशियल किडनी आ जाएगी, तब तक जो पेशेंट्स हैं वो क्या करें? नहीं, बिल्कुल, देखिए वो तो एक फ्यूचर प्लानिंग है। अभी के लिए एग्जिस्टिंग जो प्लान्स हैं उसको रीइंफोर्स किया जा रहा है, हर लेवल पे रीइंफोर्स किया जा रहा है। हम बात करें डायलिसिस की, मैंने बताया डायलिसिस सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। हम बात करें किडनी ट्रांसप्लांट की, तो देखिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर्स खोले जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, अभी भारत सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका एक विचार आया है कि हम हर स्टेट में एक ट्रांसप्लांट मेडिसिन करके डिपार्टमेंट ही नया खोल दें, तो वो भी इस पर काम चल रहा है। देखिए इसके बारे में बताइए थोड़ा, इसके बारे में। ये ट्रांसप्लांट मेडिसिन करके ये हमारे जो माननीय डायरेक्टर हेल्थ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो कि बहुत ही डायनेमिक हमारे डीजी साहब हैं, उनका एक प्रपोजल था कि हम किस तरह से पूरे भारतवर्ष में हर एक बड़े सेंटर में एक ट्रांसप्लांट मेडिसिन नाम का एक डिपार्टमेंट खोल पाएँ, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, सभी ट्रांसप्लांट्स की कुछ ना कुछ ट्रेनिंग एक रूफ में आ जाए। तो उसमें क्या होगा कि एक ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट जागेगा, ज़्यादा लोग ट्रेन होंगे इसमें, और फिर फैसिलिटी आप डेवलप कर पाएंगे। तो उसमें कोई सेंटर में हम खाली रिट्रीव कर पाएंगे, कुछ सेंटर में हम ट्रांसप्लांट भी कर पाएंगे। इस तरह से ये एक विचार है, और ये लॉन्ग टर्म प्लान है, बट ये ज़रूर होगा पूरा। और उसके बाद होने के बाद आप देखेंगे 10 साल के, इसमें 5 से 10 साल लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद भारत में ट्रांसप्लांट सेंटर्स की कमी नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा विचार है, और इसमें सभी लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं। लेकिन तब तक के लिए जितने हमारे एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं उसमें रीइंफोर्स किया जा रहा है, और प्राइवेट लोग तो हेल्प कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, एनजीओज़ भी हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तब तक के लिए गरीबों के लिए जितनी फैसिलिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में आयुष्मान भारत, आप जानते हैं कि इसमें सारी सर्जरीज कवर्ड हैं, सिर्फ ट्रांसप्लांट कवर नहीं है। और ये हमें बताया गया कि पिछले कुछ सालों में आने वाले टाइम में जल्दी ही ट्रांसप्लांट को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी प्रश्न इससे रिलेटेड ही, कि जो अभी प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल हेल्थ कार्ड की बात की है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल डिजिटल हेल्थ कार्ड तो मुझे लगता है देश की बहुत ज़रूरत है, और मैं स्वागत करता हूँ इस फैसले का, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा आगे की सोचते हैं। जैसे उन्होंने आयुष्मान भारत हमें स्कीम दिया, और 50 करोड़ लोगों को उन्होंने सीधा एक ही स्ट्रोक में हेल्थ कवर दे दिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है इस समय। अब जो डिजिटल हेल्थ कार्ड आएगा उसमें क्या होगा कि एक इंडिविजुअल है, उसके सारे कुछ चीज़ें ऑनलाइन सब कुछ रिकॉर्डेड हैं, उसको क्या बीमारी है, उसको क्या हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होगा। वो पूरे विश्व देश में कहीं भी जा सकता है, उसको खाली अपनी आईडी बतानी है, तो डॉक्टर उस पर एक्सेस करके ही कैन चेक एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो उससे क्या होगा कि कोई गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे, उसको डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करना पड़ेगा, और सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। तो ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, और आने वाले समय में पेशेंट को बहुत फ़ायदा देने वाला है। डॉक्टर साहब, आपने अपने सब अंग डोनेट किए, और आपको तो वो किसको डोनेट किया और वो कार्ड कहाँ से मिला? ये देखिए, जब आप ऑर्गन डोनेट करते हैं तो आप किसी को पर्टिकुलरली को डोनेट नहीं करते हैं, आप सिर्फ ये लिखते हैं कि मैं अपना अंग डोनेट करना चाहता हूँ। उसके लिए आजकल नोटो पे एक वेबसाइट है, आप नोटो डालेंगे www.noto.in पर, वहाँ जाकर आपको एक प्लेज योर ऑर्गन करके एक लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, अपने वहाँ पर डिटेल्स फिल करिए, और आपका ऑनलाइन ही डोनर कार्ड निकल के आ जाता है। उस कार्ड को आप अपने पास हमेशा रख सकते हैं, या अपने घर वालों को दे सकते हैं। वो कार्ड का मतलब ये है कि जब आपकी सपोज मेरी डेथ हो जाती है किसी हादसे में, तो उनको पता होगा डॉक्टर्स को कि भाई इन्होंने अपने ऑर्गन्स डोनेट कर रखे हैं, तो वो पूछेंगे हमारे फैमिली मेम्बर से कि आप डोनेट करना चाहते हैं। तो उसका अगर मैंने पहले डोनेट कर रखा है तो मेरे फैमिली मेम्बर्स मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरी आज की इच्छा है कि मैं ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ। तो इसलिए अगर किसी को भी ऑर्गन डोनेट करना है, वो जाके नोटो की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन सिर्फ 5 मिनट लगता है, टाइप करके अपने डिटेल्स डाल के ऑनलाइन कार्ड निकाल ले, और वो कार्ड वहाँ पर अंदर साइट पर लॉग जो है रजिस्टर हो जाता है, और आपका डिटेल वहाँ पर रजिस्टर हो जाता है। तो ये हम इस तरह की रजिस्ट्री बना रहे हैं पूरे इंडिया की, कि कौन कौन डोनेट करना चाह रहा है, और उस रजिस्ट्री को अपडेट किया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा काम है, कोई भी अपना जाके अंग डोनेट कर सकता है। और मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल इसमें संकोच ना करें, आगे आएँ, अपने अंग डोनेट करें, और मरने के बाद भी अमर हो जाएँ। डॉक्टर साहब, एक लास्ट लाइन बताइए कि
हाउ यू वांट टू मोटिवेट, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई डोनेट किडनी सेव लाइफ्स, तो इसी तरह से आप क्या कहना चाहेंगे एक सेंटेंस में? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स, क्योंकि इसमें होता है एक आदमी 8 ऑर्गन डोनेट करके 8 लोगों को बचा सकता है। तो मेरा तो यही उद्देश्य है, अगर मैं जब मरूंगा, मेरे मरने के बाद 8 लोगों को ज़िंदगी मिलेगी। मेरा वही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डोनेट ऑर्गन्स, सेव लाइफ, अंगदान, महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। आप सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए और अपनी फैमिलीज़ के ऑर्गन डोनेट करने चाहिए। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन कि पहले 2% था हम लोगों का बजट हेल्थ का, और कोरोना काल में सबने देखा कि कितने ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ी, तो क्या अब ये बजट बढ़ेगा? जिस स्पीड से हमने किया है, 9 महीनों में 100 करोड़ करना इम्पॉसिबल लगता था लोगों को, लेकिन अब इंडिया ने कर दिखाया। तो अब लोगों के जो पहले हम पे डाउट कर रहे थे, उनके शक खत्म हो गया कि भारत चाहे तो कुछ भी कर सकता है, भारत ने दिखा दिया है। जी, थैंक यू। मित्रों, भारत चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लोग आगे आएँ, समाज के भागीदारी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो डॉक्टर अनूप ने आपको सीधे सीधे आह्वान किया है, आपको प्रेरित किया है, आपको बुलाया है कि इस महायज्ञ में अपनी आहुति दीजिए, किडनी वेस्ट मत कीजिए, किडनी डोनेट कीजिए, जिससे कि बहुत सारे जीवन में को नया जीवन मिल सके और आप भी अमर हो सकें। तो इनसे हम लोग बात करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि ये तो एनसाइक्लोपीडिया है इन्फॉर्मेशन के भी, और अपने जो उनका जो प्रशिक्षण है, जिसके लिए 2 बरस वो अमेरिका में रहे, एम्स में रहे, और यहाँ भी इतने वर्षों से इनका जो प्रैक्टिस है और जो नए नए अनुभव हैं, जितने पेशेंट्स उतनी तरह की कहानियाँ, वो सब इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपकी जानकारी के लिए बार बार लाते रहेंगे। आपसे आज तक मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या इसको लाइक करें या इसको आगे फैलाएं, लेकिन आज मैं आपको ये कहती हूँ कि अपने मित्रों के, अपने परिवार वालों के लिए, समाज के लिए, जिन्हें आप नहीं, विश्व परिवार के लिए, हमारे यहाँ तो विश्व कुटुंबकम की भावना है, तो उस परिवार के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें एक ऑथेंटिक, प्रामाणिक, सटीक जानकारी मिल सके। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर अनूप, नमस्कार। नमस्कार।